जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? वह कौन सा लवण है जो जल का अवशोषण करेगा और हम लोग उसे क्या कहेंगे? निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है एनहाइड्राइड लवण, दूसरा है हाइप्रोस्कोपिक लवण, थर्ड है हाइप्रोफिलिक लवण और फोर्थ है हाइड्रोफोबिक लवण। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, हाइप्रोस्कोपिक लवण। इस लवण की खास विशेषता यह होती है कि ये आसपास उपस्थित जो अणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेते हैं, यानी जो भी जल के अणु होंगे उनको अपनी आसपास आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और उसके बाद उसमें जो जल के कण होंगे उसको क्या करता है? अवशोषित कर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सूक्ष्म जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कौन सा ऐसा पद है जो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो एक्सप्लेन करता है कि उनका अधिवास होगा यानी रहने का स्थान होगा, उनके प्राकृतिक वातावरण में उनका रख रखाव होगा? ये इसके लिए आप यूज करेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है कि इसमें क्या होता है? अधिवास आते हैं, यानी रहने का स्थान आएगा, अधिवास आएंगे और वातावरण में प्रजातियां जो होंगी वो सक्षम होती हैं। तो ये सब क्या होता है? स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभयारण्य जिसे घोषित कर दिया जाता है उन्हें हम स्वस्थानीय संरक्षण में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे कि सामुद्रिक कछुओं यानी कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। पहला एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि जीवंत जीवाश्म किसे कहा जाता है? सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है दोस्तों? तो सबसे अधिक जो संख्या पाई जाती है वो ऑलिव रिडले कछुओं की पाई जाती है। ऑलिव रिडले कछुए क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि कैप्स रिडले और ऑलिव रिडले इन दोनों कछुओं का जो प्रजनन तंत्र होता है उन्हें अरिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिबाधा। ये शब्द याद रखिएगा कि ऑलिव रिडले और कैप्स रिडले जो कछुए के बीच में प्रजनन प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अरिबाधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारक है? पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्ठियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि वाहनों से जो निकली हुई गैसें होती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। इसमें कौन सी गैसें आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और मेथेन आता है, CH4, ये सब गैसें, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC आती है। ठीक ना, ये जो गैसें होती है ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि धातुमय प्रस्तर यानी पत्थर किसे कहा जाता है? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अयस्क होते हैं, अयस्क, उन्हें धातुमय पत्थर भी कहा जाता है। धातुमय पत्थर किसे कहते हैं? अयस्कों को कहते हैं। क्लियर है? तो ये तो आसान सा बहुत, धातुमय प्रस्तर याद रखिएगा कि अयस्क को हम लोग क्या कहेंगे? धातुमय प्रस्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? पेड़ पौधे, जिसकी वजह से वो प्रदूषण को घटाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है ये, आपको मुझे लगता है कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिस वजह से वातावरण और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? ये प्रदूषण को घटाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भूकंप मापा जाता है। निम्न में से किस पैमाने पर भूकंप मापा जाता है? तो नंबर 1 है डेसिबल में, बोफार्ड पैमाने में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने पे। तो भूकंप मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है।
और रिक्टर पैमाना जो होता है ये सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा, एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में लगा रहता है और ये बताएगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, महासागरों में जल वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, इस जल स्तरों के बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से जो प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ पिघलने लगती है और पिघलने के बाद उसके जो जल है वो महासागर में आ जाते हैं। तो जिस वजह से महासागर का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, और अगर ग्लोबल वार्मिंग एक ऑप्शन में रहेगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग सही होगा। ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय प्रदेश के जल पिघलते हैं और वो महासागर में मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि महासागर के जल स्तर में वृद्धि होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? कौन सी ऐसी गैस है जो वातावरण के लिए हानिकारक है और सल्फर मिश्रित गैस है? ठीक ना। देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, HS इसमें दिया है, ये HS नहीं है, ये H2S है, और ये 5 नहीं, ये S है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका SF6, और उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 4 होगा SO2। ठीक है दोस्तों। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक गैस मानी जाती है, जिसमें कि सल्फर भी मिला होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को वृक्ष लगाकर, वृक्षों की सहायता से, वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो इस प्रकार से वृक्ष लगा करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और सबसे बात कि 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 5 जून 1972 को ही 5 जून 1972 को स्कॉटलैंड में पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इस वजह से 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? देखिए ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल के ऊपर एक परत पाई जाती है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में होता है ओजोन मंडल, और ओजोन स्तर क्या करता है कि जो भी सूर्य से आने वाले प्रकाश की हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको रोक लेता है। तो ओजोन स्तर क्या करता है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी को बचाता है। ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। देखिए फ्लोरा और फना कौन, ये याद रखिएगा कि फ्लोरा क्या है और फना क्या है। ठीक है। देखिए फ्लोरा जो होता है वो क्या करता है कि पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को बताता है। फ्लोरा जो है वो पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को बताता है। और फना का क्या अर्थ है ये जानिएगा। फना देखिए फ्लोरा का मतलब, जैसे अंग्रेजी में अगर आप चलेंगे तो एक वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में जो उत्पन्न वनस्पति है उसी के लिए फ्लोरा शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है। और वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक कहलाता है। क्लियर है? ये देखिए फ्लोरा और फना क्या सूचित करता है कि जो वहाँ पर पेड़ पौधे और जंतुएं होंगे, पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। पेड़ पौधे और फना जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरा और फना, फना और फ्लोरा, पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को जो इंगित करता है उसे कहते हैं फ्लोरा और फना। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसमें से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा? देखिए तालाब जो है, तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे और तत्व भी होते हैं।
तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, कौन जीवीय कारक नहीं है। जीवीय कारक का मतलब जैविक कारक कौन नहीं है। देखिए जंतु जो है ये भी जैविक कारक में आते हैं, पेड़ पौधे जो है ये भी जैविक कारक में आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं ये भी जैविक कारक में आते हैं, लेकिन प्रस्तर जो है ये जैविक कारक में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं इसको समझना। ऑप्शन है जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में और प्रकाश मंडल में। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि स्थल मंडल में पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बाद क्वेश्चन नंबर 17, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। ऐसे प्राणी जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग समझ, डिकम्पोजर, पैरासाइट, स्पाइनवेंजर और ओमनीवोर। ठीक ना, देखिए स्पाइनवेंजर जो होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी कि सर्वाहारी कह सकते हैं इन्हें आप, सर्वाहारी कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं मृत हो जाते हैं उन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि मक्खी हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या है स्पाइनवेंजर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बाद क्वेश्चन नंबर 18, CNG संक्षिप्त रूप किसका है। CNG संक्षिप्त रूप किसका है दोस्तों, यहाँ पे इसको समझना है। देखिए CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बस इतना ऑप्शन में इतना ही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्लीन नेचुरल गैस ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन आप याद रखें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म है। इसे वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और सबसे खास बात कि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन का कारण कौन है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या बनता है। देखिए जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण में क्या होता है कि गैसें जो होती हैं वायुमंडल में जमा हो जाती हैं। जैसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ये सब गैसें, मेथेन हुआ, ये सब गैसें वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है पृथ्वी तल का, वातावरण का बढ़ने लगता है। तो इसे क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण की वजह से विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन नंबर 20, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जो है लगभग। महासागर पृथ्वी के कितने भाग को आवृत किया, 3/4 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग, 2/3 भाग। दोस्तों इसका ऑप्शन समझिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 3/4 भाग में लगभग महासागर है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, स्टेलेक्टाइल एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है स्टेलेक्टाइल और स्टेलेग्माइट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण कौन है, देखिएगा पहला है आपका कि वाहनों से निकलने वाली गैसें, धुआं और कुहासा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे, उपरोक्त सभी जो है वायु प्रदूषण के एक कारण माने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 23, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, किस चीज़ का प्रयोग रोकता है, प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोका जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत तथा अन्य देशों में जो नियम बनाए गए उसमें प्लास्टिक के थैले को रोका जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ इसका रीयूज नहीं, पुनः चक्रण नहीं हो पाता है, इस वजह से प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 24, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना। देखिए ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% होता है, कितना प्रतिशत, 21। ऑक्सीजन 21% है आपका, और नाइट्रोजन जो है वो 78% है, कितना 78% नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी जो बचा हुआ 0.97% है उसमें बाकी अन्य गैसें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है। परम तापमान पैमाने को किसे कहते हैं। देखिए इसमें है आपका केल्विन पैमाना जो होता है उसको परम तापमान पैमाने के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इसमें परम ताप को दिखाया जा सकता है। जैसे टी परम ताप बराबर होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। ये परम ताप का फार्मूला होता है, तो इसको दिखाया जा सकता है। तो केल्विन पैमाने पे परमताप पैमाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। तो सभी जो हरे पौधे होते हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। सभी पौधों के द्वारा नहीं, ये गलत है। सभी जंतु और पौधों के द्वारा नहीं, गलत। वायरसों द्वारा नहीं, जो सभी हरे पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा उसमें क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। किस में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण देखभाल करती है। कौन सी ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण देखभाल करती है। तो ये है दोस्तों आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। जबकि WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन आएगा। WWF एवं PETA क्रमशः लुप्त, ये जो WWF है ये लुप्त प्राणियों की देखभाल करेगा और पेटा जो है सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है। कीटनाशकों का जब आप अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से तो मृदा प्रदूषण तो होगा ही होगा, ठीक। साथ ही साथ इसमें मृदा प्रदूषण ऑप्शन में कहीं नहीं दिया जा रहा है। जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा या फिर ये सभी होंगे, चारों होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए जब आप कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा और साथ ही साथ ये माना जाता है कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। थोड़ा ये विवादित तरह का क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे मृदा प्रदूषण होता तो चारों ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। कीटनाशकों का इस्तेमाल से वायु प्रदूषण भी होगा और जल प्रदूषण भी होगा और मृदा प्रदूषण भी होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसको ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही इसका चक्रण किया जा सकता है। तो ये रहे दोस्तों 30 क्वेश्चन की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।